हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड सीटेट अकेडमी में। दोस्तों, हमने अभी तक जो है आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में जो भी सीडीपी में पढ़ा है, उसके अगले लाइन पे हम पढ़ेंगे। अगला हेडिंग है वातावरण तथा उसका महत्व। दोस्तों, वातावरण का महत्व बहुत ही अत्यधिक होता है, जिसकी जानकारी सभी को नहीं होती है। इस चीज़ को हमें समझाने के लिए बहुत ही जो है प्रयास करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि वातावरण का कैसे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, वातावरण हम उपआनुवांशिकता के पक्ष विभिन्न मनोवैज्ञानिक के अन्वेषणों का अध्ययन कर चुके हैं और इस पर भी प्रकाश डाल चुके हैं कि उसके विपक्षी मनोविज्ञान को क्यों कर उनके निष्कर्ष को खंडित किया है। यहाँ हम वातावरण के पक्ष में दिए गए प्रमाणों का उल्लेख करेंगे और यह देखेंगे कि उनमें कहाँ तक सत्यता है। किंतु इसके पीछे पहले वातावरण की व्याख्या कर देना आवश्यक है। साधारणतः लोग दृष्टिकोण है साधारणतः लोगों का ऐसा दृष्टिकोण है कि व्यक्ति के अतिरिक्त जो कोई बाह्य विश्व में सर्वमान है या विश्व में वर्तमान है, वही वातावरण है। इसके अनुसार जन्मोपरांत ही जीव वातावरण में आता है, किंतु यह विचारपूर्वक भ्रामक है। वस्तुतः गर्भ के अंदर भी जीव अपना वातावरण से घिरा रहता है, जो जन्म लेने के बाद कोई बात ही नहीं, क्योंकि उस समय उसका वातावरण बहुत ही प्रशस्त होता जाता है। माता के गर्भ में शिशु अपने से अतिरिक्त जो होता है उसका वातावरण से घिरा होता है, परंतु उसकी सीमा अत्यंत सीमित रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वातावरण दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। जन्म के पहले जीव आंतरिक वातावरण से घिरा रहता है और जन्मोपरांत बाह्य वातावरण से, जैसे रक्त संचार, पाक क्रिया, आभ्यंतर रसस्राव आदि आंतरिक के पेड़ पौधे, समाज आदि बाह्य वातावरण के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जीव के अतिरिक्त जन्म के पूर्व बाद में जो कुछ विद्यमान रहता है और जिससे वह घिरा रहता है, उसे वातावरण कहते हैं। वातावरण का महत्व क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। वातावरण के महत्व का प्रदर्शित करने के लिए वातावरणवादियों का प्रयास भी कम महत्व नहीं है। बाल विकास में इसका क्या अर्थ है, इसको व्यक्त करने के लिए अपने पक्ष उन लोगों को आकट्य प्रमाणों को उपस्थित किया है। गर्भस्थ शिशु पर आंतरिक वातावरण के प्रभाव को देखने के लिए कई कारणों वश मनुष्य पर तो प्रयोग नहीं हो सका, किंतु छोटे छोटे जानवरों पर प्रयोग किया गया है। उन प्रयोगात्मक परिणामों को बाल विकास के आंतरिक वातावरण से जो हाथ रहता है उसे दिखलाया गया। किंतु अन्वेषणों का अध्ययन करने के यह स्पष्ट होता जाता है कि माता के खाने पीने, अंतस्थ ग्रंथियों के स्राव आदि का असर गर्भस्थ शिशु के विकास पर अत्यधिक पड़ता है। वातावरण के पक्ष को पुष्ट करते हुए वातावरणवादी फ्रांस एक बच्चे की घटना का उल्लेख करते हैं, जो अपने शैशवा काल में ही दुर्भाग्यवश मनुष्यों के समाज से अलग होकर जंगली जानवरों के समाज में पड़ गया था। जब किसी तरह बहुत वर्षों बाद वह पुनः समाज में लाया गया, तो उस समय उसमें सभी व्यवहार जंगली जानवरों की तरह होते थे। उसकी वाणी शक्ति अवरुद्ध हो गई थी, इसलिए वह ध्वनि मात्र ही करता था, किंतु थोड़ा उसकी भाषा को स्पष्टता नहीं दृष्टिगोचर होती थी। जानवरों की तरह वह नंगा रहना पसंद करता था, इसलिए कपड़ों से शरीर ढकने की उसकी इच्छा नहीं होती थी। दौड़ने, कच्चा मांस खाने और अंधेरे में देखने आदि की सभी क्रियाएं जानवरों के समान होती थी। इसलिए मनोवैज्ञानिकों का यह कहना है कि बच्चे में सभी विशेषताएं उस वातावरण को ही फलस्वरूप थी। यदि वह सामाजिक वातावरण से परित पोषित हुआ होता तो उसमें जानवरों का व्यापार परिलक्षित नहीं होता। यह निर्विवाद है कि वातावरण के अनुरूप ही हम लोगों की विभिन्न शक्तियों के विकास होता है
और यही सब कुछ है। इस दिशा में दूसरा आकट्य प्रमाण उन दो लड़कियों को दिया जाता है जो आज से कुछ वर्ष पहले भेड़ियों की कंदरा में पाई गई थी। पहली बालिका जिसकी उम्र 4 वर्ष की थी और थोड़े दिनों बाद मर गई, किंतु दूसरी लड़की जिसकी अवस्था 8 वर्ष के लगभग थी, जिसका नाम कमला था, बहुत दिनों तक जीवित रही। वह बालिका भेड़िए की तरह अपने हाथों पैरों के बल चलती थी और उसी की भाषा बोलती थी। भोजन भी कच्चा मांस ही पसंद करती थी। कहने का अभिप्राय यह था कि यद्यपि उसका स्वरूप आदमी का था, किंतु उसकी सभी क्रियाएं भेड़िए के ही समान थी। बाद में उसे बहुत कुछ ट्रेनिंग दी गई, किंतु उसमें अधिक सुधार नहीं हो सका। इसलिए इस पक्ष के विद्वानों का कहना है कि शैशवावस्था जो इन्फेंसी में बच्चा जैसे वातावरण में पड़ जाता है, वैसे ही उसकी शक्तियों का भी विकास होता है। बाद में वातावरण के प्रारंभिक असर को हटाना कठिन ही नहीं अपितु असंभव भी हो जाता है। इसलिए यदि हम यह कहें कि वातावरण का ही असर बाल विकास में अत्यधिक है और वंशानुक्रम का असर नगण्य, तो यह कहना कोई अत्युक्ति का बोधक नहीं होगा। इस प्रकार वंशानुक्रमवादी मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न महान पुरुषों के जीव इतिहास का अध्ययन करके यह सिद्ध कर दिया है कि उनके महान परिवार से परंपरा के कारण थी। और उस प्रकार इस पक्ष में भी कितने प्रमाण उपस्थित किए गए। एक फ्रांसीसी विद्वान ने बड़े बड़े लोगों के जीवन का अध्ययन करके यह प्रमाणित कर दिया कि उन्हें समाज में जो प्रतिष्ठा और उच्च पद मिला है, उसके वातावरण का प्रसाद था, वंशानुक्रम का नहीं। वे ऐसे समाज में पलित पोषित हुए थे जहाँ व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक साधन मौजूद होने के कारण उन्हें किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। यदि वातावरण के अनुकूल न रहा होता तो ये कदापि जीवन में इतना महान बनने सफल मनोरथ न हुए रहते। इस पक्ष की पुष्टि के लिए इस तरह का दूसरा प्रमाण मेरे द्वीप के निवासियों को दिया गया, जो कि प्रारंभ में बहुत पिछड़े हुए थे और उनकी भाषा इतनी दरिद्रता और दयनीय थी कि 6 के बाद लिखने का अंक ही नहीं थे। उनका जीवन पूर्णतः बर्बर था, किंतु उस द्वीप के सभ्य जातियों का अधिकार हो गया तो उन्हीं मरे द्वीपवासियों में बड़े बड़े गणित के विद्वान हुए। उनका उत्कर्ष यह कि साक्षी है कि वातावरण और शिक्षा का असर व्यक्ति अमिट पड़ता है। उपर्युक्त कथन की सत्यता हमें भारतवर्ष की पिछड़ी जातियों के अध्ययन से भी प्रमाणित होती है। प्राय लोगों का ऐसा विश्वास सा हो गया था कि शूद्रों और अन्य आदिवासियों में बौद्धिक योग्यता नहीं होगी, इसलिए वे उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यभार संभालने में पूर्णतः असमर्थ हैं। किंतु विकास के इस युग में यह विश्वास दोषपूर्ण सिद्ध हो चुका है। आज भारतवर्ष में शिक्षा और समाज फलस्वरूप इन जातियों में ऐसे ऐसे कानून और राजनीति विशारद मौजूद हैं जो विश्व के बड़े बड़े महापुरुषों के दांत खट्टे कर देते हैं। यदि उन्हें समुचित वातावरण और शिक्षा की सुविधा न मिली होती तो वे कदापि उन्नति के इस शिखर पर पहुंचने में समर्थ नहीं हुए होते। अभी हाल में ही कुछ दिन पहले भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में बौद्धिक भिन्नता देखने के लिए जो प्रयोग किया था, उससे यह विदित हुआ कि बौद्धिक भिन्नता ब्राह्मणों और शूद्रों में नगण्य है। एवं बुद्धि में जाति भेद नहीं होता। इन दोनों जातियों में जो थोड़ा सा बौद्धिक अंतर दिख पड़ा था, वह जाति भिन्नता के कारण नहीं अपितु वातावरण की भिन्नता के कारण था। उच्च जातियों में अब तक वातावरण संबंधी जो सुविधाएं मिली हुई हैं, पिछड़ी जातियों को नहीं, जिसके फलस्वरूप वे बौद्धिक कार्यों में पिछड़ी हुई है। किंतु जिन व्यक्तियों को सुंदर साधन प्राप्त है, वह उच्च जातीय व्यक्तियों के किसी भी अंश से कम नहीं। भारत सरकार के प्रयत्न से वर्तमान में पिछड़ी जातियों को बौद्धिक विकास देखने में आ रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण जनित प्रभाव को बच्चों पर देखने के लिए कई प्रकार के अध्ययन किया। प्रेसी और थॉमस में 321 ग्रामीण नागरिकों बच्चों की बुद्धि का अध्ययन किया, जिसमें निर्विवाद है नागरिक के बच्चे ग्रामीण बच्चों की अपेक्षा बुद्धि में श्रेष्ठ थे। थॉमसन का अध्ययन भी उपयुक्त पक्ष
को ही प्रतिपादित करता है। बुक ने इंडियाना में जो अन्वेषण इस दिशा में किया उसे भी नागरिक बच्चों के ग्रामीण की अपेक्षा अधिक बुद्धि दिखलाई पड़ी। बाल्डविन, फिल्मोर और हेडले ने जो विभिन्न अवस्था में बच्चों को तुलनात्मक कंपैरेटिव अध्ययन किया उससे स्पष्ट है कि ग्रामीण बच्चों में नागरिकों में बच्चों में सहस्वभाव व्यवस्था और बुद्धियात्मक अंतर नहीं था, किंतु उनकी अवस्था ज्यों ज्यों बढ़ती गई त्यों त्यों उनमें अधिक अंतर दिखाई पड़ता गया। गार्डन ने नाविक तथा अन्य बर्बर जातियों के बच्चों के बौद्धिक अध्ययन किया। ऐसी जातियां थीं जिन्हें शिक्षा की कोई भी सुविधा नहीं थी। बच्चे समाज में अलग रहकर अपना जीवन नाव पर व्यतीत करते थे। बुद्धि परीक्षा पर ज्ञात हुआ कि 6 वर्ष से नीचे वाले बच्चों की बुद्धि उपलब्धि IQ 90 से 100 के अंतर्गत थी, किंतु 9 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों की बुद्धि उपलब्धि का मध्यमान एवरेज केवल 70 था। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्यों ज्यों बच्चों की अवस्था बढ़ती है त्यों त्यों वातावरण की बंजरता के कारण बुद्धि घटती गई। स्टाउट की अध्ययन भी इसी बात के साक्षी है कि अवस्था वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण के बच्चों की अवनति होती गई और नागरिक बच्चों की बुद्धि बढ़ती है। सेरमन तथा हेनरी का भी अन्वेषणों के आधार पर यही कहना है कि 5-6 वर्ष तक दो वातावरण में रहने वाले बच्चों की बुद्धि उपलब्धि अंतर पड़ जाता है, किंतु उपरोक्त सभी अध्ययनों से यह सारांश है कि बौद्धिक योग्यता के श्रेय वंशानुक्रम को नहीं अपितु वातावरण को है। आयोवा विश्वविद्यालय में कितने अन्वेषकों ने अनाथालय के बच्चों के बौद्धिक विकास का अध्ययन किया। उन बच्चों को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। एक वर्ग को खेलने कूदने और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधाएं दी गई, दूसरे वर्ग को इन सुविधाओं से वंचित रखा। जब उनकी बुद्धि की परीक्षा ली गई तो देखा गया जिन बच्चों को सुविधाएं दी गई थी वे दूसरे वर्ग के बच्चों से बुद्धि में अत्यधिक श्रेष्ठ। यद्यपि अध्ययन में कुछ मनोवैज्ञानिक का खंडन किया है, किंतु उसका खंडन उचित नहीं है। शिकागो में भी मनोविज्ञानवेत्ताओं और 34 बच्चों के 2 प्रकार के वातावरण में रखकर उनकी बुद्धि की जांच की गई है। उनके अन्वेषणों से यही प्रमाणित होता है कि जिन सुविधाओं से समुचित रूप से दी गई थी उनका बुद्धि विकास सुविधा रहित और बच्चों की अपेक्षा सुंदर रूप से हुआ। फलतः दोनों प्रकार के बच्चों में बौद्धिक अंतर पड़ गया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का अध्ययन भी उपयुक्त दृष्टिकोण को ही प्रतिपादित करता है, जिस पर विशेष प्रकार का प्रकाश डालना यहाँ आवश्यक नहीं। इसी प्रकार का भी कितने विद्वानों ने अमेरिका और विभिन्न अंचलों के बच्चों की बुद्धि का अध्ययन करके बुद्धि विकास में शिक्षा और वातावरण के महत्व को प्रदर्शित किया है। अंत में हम जुड़े हुए बच्चों के संबंध में वातावरण का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं कि जिस वंशानुक्रम में पश्चिमी पुष्ट के लिए मनोवैज्ञानिक के जुड़े हुए बच्चों का अध्ययन किया गया है, उसी प्रकार वातावरणवादियों में ने भी पक्ष की पुष्ट करने के लिए अनेकों जुड़वे बच्चों का अध्ययन किया है। उन लोगों ने, जैसा कि ऊपर भी स्थल विशेष प्रकार डाला जा चुका, जुड़े बच्चों के भिन्न भिन्न वातावरण को रखकर वातावरण जनित बुद्धि भेद को अच्छी तरह दिखला दिया है। इसका उल्लेख पहले से ही किया जा चुका है, इसलिए यहाँ पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार और भी कितने प्रमाण वातावरण के पक्ष में विद्वानों द्वारा दिए गए हैं जिनका उल्लेख करना यह संभव नहीं है। अब एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि दोनों पक्षों के अनुयायियों और दोनों अपने अपने पक्ष की पुष्टि करने के लिए दोनों पक्ष की अवहेलना करने का प्रयास किया है, किंतु यदि गंभीर विचार किया जाए तो मालूम होगा कि दोनों पक्षों में एक भी न पूर्णतः दोषपूर्ण है न पूर्णतः संतोषप्रद ही। वस्तुतः सत्यता दोनों पक्षों में है। इसलिए हम यही कह सकते हैं कि वातावरण पर ही बाल विकास पूर्णतः निर्भर करता है और न वंशानुक्रम पर ही, बल्कि यह श्रेय दोनों को है। बाल विकास के लिए वातावरण उतना ही महत्व है जितना वंशानुक्रम। किसी एक के अभाव में बालक का समुचित विकास होना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है। अतएव दोनों अंगों में से किसी एक अंग की भी उपेक्षा समुचित नहीं। जिस प्रकार सुंदर से सुंदर बीज का उपयुक्त मिट्टी, खाद और पानी की आवश्यकता होती है, इसी तरह सुंदर से सुंदर वंशानुक्रम के लिए एक ससूचित
वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, अतएव माता पिता और शिक्षकों को परम कर्तव्य है कि बच्चों को समुचित विकास के लिए दोनों अंगों को समान दृष्टि से देखें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के चैप्टर को हम धीरे धीरे आपको आगे पढ़ा रहे हैं दोस्तों, एकदम लाइन से हम पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको एक भी प्रश्न इधर से उधर नहीं होगा। आप उसको सही से पढ़ेंगे तो सारे प्रश्न आपको टच करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।